फर्नेस ऑयल की कीमत है वो तकरीबन 2 लाख रुपए पर टन हो गई है। मतलब एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। उस वक्त डॉलर भी कम था, अब डॉलर भी ज़्यादा हो गया। बिजली का एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और कैपेसिटी पेमेंट पे करनी ही करनी है। आवाम की जो ज़बान पे यही सवाल है कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स में क्यों इतनी पेमेंट्स की जाती हैं। पैसा निकालना है सार्फ से। पैसा निकालना नहीं है सारिफ से, सारिफ को सस्ती बिजली देनी है। अच्छा, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स की कटौती नहीं हो रही जितनी भी आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट हुए हैं। वाई? तो जो शुरू की पॉलिसीज थी तो उसमें जो टैक्स ऑन डिविडेंड था वो एग्जम्प्टेड था, वो नहीं लिया जाता। अभी हमारा ये जो नया 660 मेगावाट का ये कोल फायर्ड पावर प्लांट है, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इसकी, हाई एफिशिएंट पावर प्लांट है। तो इस प्लांट से आप यूँ समझें कि एनवायरनमेंट के ऊपर ज़ीरो इम्पैक्ट है, कोई एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर नहीं आता। डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके पहुंचे हुए हैं हम सिंध, और सिंध का एक तारीखी डिस्ट्रिक्ट है जाम शोरो। इस जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट में फेडरल गवर्नमेंट का एक प्लांट भी मौजूद है जो जाना जाता है जाम शोरो कोल फायर्ड प्लांट। यानी यहाँ पर कोयले से बिजली बन रही है। और इसी प्रोजेक्ट के यानी इसी प्लांट के CEO हमारे साथ हैं अब्दुल वकील साहब। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्लांट के थ्रू क्या कुछ प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं कि जिससे सार्फिन को रिलीफ मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, और नेशनल ग्रिड को कितने मेगावाट बिजली ये प्लांट पैदा करके दे रहा है। थोड़ा सा बताएं तो सही, आईपीपीज है क्या, ये कौन से इदारे हैं, कब इस्टेब्लिश्ड हुए हैं उस सारफ के लिए जिसकी जेब से बेशुमार टैक्सों की मद में रुपीज़ कन्वर्ट होते हैं और जाते हैं। सलामुअलैकुम भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप डिस्कवर पाकिस्तान से यहाँ पर आए सिंध के दूर दराज इलाके में, और आप एक ये लोगों की मालूमात के लिए एक बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है वो तश्कील दे रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए। बाकी जो आप IPPs की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त टोटल पाकिस्तान का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 45,000 मेगावाट है। अच्छा, जिसमें से कोई 17,000 के करीब आप यूँ समझें कि वो IPPs के पास जनरेशन है, उसकी अराउंड 50% IPPs हैं। अच्छा, IPPs स्टार्ट हुए थे बैक इन 1985। 85 में सबसे पहली पॉलिसी आई थी, फिर उसके बाद PPIB बना, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, फिर उसके बाद 1990 की पॉलिसी, और उसके बाद की और दूसरी पॉलिसीज़ आती रहीं पावर की, और उन पॉलिसीज़ के तहत ये जो IPPs हैं ये लगे। अच्छा, अब IPPs जो लगे हैं वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। उसमें जो मेन चीज़ ये होती है कि जी आपने दो तरह के होते हैं, एक टेकन पे और टेकर पे, ये दो बेसिस होते हैं। अच्छा, जब ये प्लांट्स लगे तो उसमें होता ही है कि टैरिफ का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी पास थ्रू होती है, और जो पावर परचेजर होता है वो उसकी कॉस्ट को पे करता है। तो इस बेसिस के ऊपर ये IPPs के प्रोजेक्ट लगे हैं, जो कि अभी भी इस वक्त भी चल रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान में कितने प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त चल रहे हैं IPPs के, जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कितने क्लोज्ड हो चुके हैं? अच्छा, अब इसमें से गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं पावर सेक्टर के अंदर। तो उसके तहत वो ऐसे पावर प्लांट्स जो कि फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स थे। अब देखें, जब शुरू में फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगे, जैसे ये हमारा JPCL का पावर प्लांट लगा, ये हपको का पावर प्लांट लगा, जो कि अर्ली समझें 90s के मिड से स्टार्ट हुए, 96-97 में स्टार्ट हुए। तो उस वक्त जो फ्यूल की प्राइस थी वो तकरीबन 2800 रुपये पर टन थी। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कॉस्ट आती थी वो भी बड़ी मिनिमल सी कॉस्ट होती थी। अब जो फर्नेस ऑयल की कीमत है वो तकरीबन 2 लाख रुपए पर टन हो गई है। मतलब एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। उस वक्त डॉलर भी कम था, अब डॉलर भी ज़्यादा हो गया। तो वही कॉस्ट जो कि पहले चंद पैसों की होती थी वो अब तकरीबन 45-46 रुपए की हो गई है। तो ऐसे पावर प्लांट्स जो कि फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट थे, तो गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव में जो कि पावर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं, उन पावर प्लांट्स को वो बंद कर रही है। उसके अंदर कुछ IPPs के भी प्लांट थे और कुछ जेनकोस के भी प्लांट थे। जैसे ये जामशोरो का पावर प्लांट था, और जेनको 2 में, जेनको 3 में पावर प्लांट्स, तो वो भी गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया, क्योंकि ये प्लांट्स इतने अरसे से बंद पड़े हुए थे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही थी, ज़ाहिर है फर्नेस ऑयल के प्राइसेस की वजह से। तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया, और जिसकी वजह से अब गोइंग फॉरवर्ड अगले चंद सालों में हमें, अभी आप देखें इसका जो एक इमीडिएट इफेक्ट आया वो भी ये था कि वज़ीर आज़म साहब ने, ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब,
उनके साथ मिलके जितनी भी ये एफर्ट्स की हैं तो उससे तकरीबन 7 रुपए बिजली में फ़र्क आया। अब गोइंग फॉरवर्ड फर्क भी कैसे ये है कि कुछ को बंद कर दिए गए IPPs जी के प्रोजेक्ट को, उसकी वजह से जो सार्फिन की या गवर्नमेंट की मद में जो बेशुमार रकूम उनको पे की जा रही थी। जी बिल्कुल हो इसी तरह से रहा था हाँ, कि एक कैपेसिटी पेमेंट होती है। अच्छा, कैपेसिटी पेमेंट का बताइएगा सर, कि बिजली का एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और कैपेसिटी पेमेंट पे करनी ही करनी है, और वो पे करते हैं हम थ्रू बिल में, क्योंकि हमारे बिलों के अंदर टैक्स आया होता है। तो जाहिर है ये एक मखसूस किस्म का अशरफिया है जो स्टार्ट में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्रियल्स की, एनर्जी के सेक्टर में, वाट और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि माफिया की हुक्मरानी रही है, तो वो पैसा तो उन्हीं को ही जा रहा है जो किसी ना किसी सेटअप का हिस्सा होते हैं। तो कैपेसिटी चार्जेस, ये कब तक कैपेसिटी चार्जेस के थ्रू आम आवाम को लूटा जाएगा? अच्छा, इसमें अब्बासी साहब बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये आवाम की जो ज़बान पे यही सवाल है कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स में क्यों इतनी पेमेंट्स की जाती हैं। तो देखिए, इसे ना हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी। कोई भी जो एनर्जी का टैरिफ होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है EPP, एनर्जी परचेस प्राइस, और एक होता है CPP। जो EPP होता है उसके अंदर जैसे फ्यूल की कॉस्ट है, आपकी वेरिएबल O&M कॉस्ट है, तो ये इस तरह की जो कॉस्टें हैं जो कि बिजली बनाने से इनकर होंगी, वो कॉस्टें आती हैं। अब जो CPP कैपेसिटी प्राइस है, तो कैपेसिटी प्राइस में आप देखें किसी भी साइजेबल अगर प्रोजेक्ट लग रहा है तो वो इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो ज़रा लोन्स लिए जाते हैं। तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं वो आपके लोन्स को, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको, आपकी O&M को, आपकी इंश्योरेंस को, इन चीज़ों को कवर करती है। तो अब देखें, जो लोन आपने लिया वो तो आपने रीपे करना है, उसकी तो कैपेसिटी आपने देनी है। अब जब आपके जो जर्नली जो लोन्स होते हैं वो 10 साल के हो जाते हैं, तो जैसे फर्ज करें अगर कोई एक टैरिफ में कैपेसिटी चार्जेस किसी के 10 रुपए हैं, तो 10 साल बाद वो कम होकर फिर 2 रुपए या 2 रुपए चंद पैसे रह जाते हैं, और ये लोन के बाद जो प्राइस उसकी कम हो जाती है। तो ये कैपेसिटी पेमेंट जो ये मेनली वो फिक्स एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने देने होते हैं पावर प्लांट, व्हाटएवर जो भी हो जी। अब जैसे कि ये हुआ, जैसे गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने ऐसे प्लांट्स जो कि फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स थे और जो चल नहीं रहे थे, सालों से नहीं चल रहे थे, बंद पड़े थे, तो उनको उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, उनकी कैपेसिटीज़ ख़त्म कर दी हैं, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया है। तो नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह इसमें और भी बेहतरी आएगी। दूसरा ये कि जाहिर है टैक्स एग्जम्प्ट भी है ये, यानी इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स की कटौती नहीं हो रही जितनी भी IPPs के साथ एग्रीमेंट हुए हैं। वाई? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 85 से एनर्जी पॉलिसी थी और वो अब तक चल रही है, तो हर पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। तो जो शुरू की पॉलिसीज थी तो उसमें जो टैक्स ऑन डिविडेंड था वो एग्जम्प्टेड था, वो नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद की पॉलिसीज़ में उसको फिर उन्होंने उसको टैक्सेबल कर दिया उस इनकम को। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ एक ही सलूक है, बल्कि वो डिफरेंट जो जिस पॉलिसी के अंदर आया तो उस पॉलिसी के तहत वो अपनी बिजली आते हैं। जी, जिस मुकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जाम शोरो, 3 साल पहले यहाँ पर ही एक मेमोराम करके गया था आपके प्लांट के ऊपर। सुना है कि वो स्क्रैप की शक्ल में फरोख्त हो चुका है, और अभी जो यूनिट 5 आपने स्टार्ट किया है, पहले उसके बारे में बताइएगा और फिर इसके बारे में बताइए ज़रा। जी, इसमें अब्बासी साहब जो हमारा प्लांट जो कि हमने डिस्कार्ड कर दिया, ऐसे जैसे हमने आपको बताया कि वो 30 साल पुराना प्लांट था, उससे सालों से हम बिजली नहीं बना रहे थे, तो उसमें खाली एक उसकी कॉस्ट ही इनकर हो रही थी, जो कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, उसकी जो मैन पावर की कॉस्ट है और उसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट उसके अंदर लग रही थी। तो बेहतर यही था कि उस फिक्स्ड कॉस्ट को ख़त्म किया जाए और पावर प्लांट्स को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के तहत उन प्लांट्स को भी ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी यूँ समझें कि अगर 1 किलोवाट आज आप कोल से बना रहे हैं तो तकरीबन 12-13 रुपए की आपको बिजली पड़ती है, एज़ कम्पेयर टू जो फर्नेस ऑयल पे आप बिजली बना रहे हैं। इसी वजह से जी बिल्कुल ज़ाहिर है। अभी इसके ऊपर आते हैं, ये आपका पेयर कॉल के ऊपर और फेडरल गवर्नमेंट इसको ऑन कर रही है, यानी पाकिस्तान में वाहिद ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ऑन कर रही है और आप उसके CEO हैं। बताइएगा किन मराइल में है और नेशनल ग्रिड स्टेशन में कब बाकायदा तौर पर आप आगाज़ करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी देने की? जी, ये जो अभी हमारा ये जो नया 660 मेगावाट का ये कोल फायर्ड पावर प्लांट है, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इसकी, हाई एफिशिएंट पावर प्लांट है।
और इस प्लांट को हमने इन्वायरमेंटली भी बड़ा प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एमिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 3 टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की हैं। एक SCR है, सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर, दूसरा ESP और तीसरा FGDF, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट। तो इस प्लांट से आप यूँ समझें कि इन्वायरमेंट के ऊपर ज़ीरो इम्पैक्ट है, कोई एडवर्स इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर नहीं आता। अच्छा, ये 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, हाई एफिशिएंट पावर प्लांट है। तो ये हमारे प्लांट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है और 31 मई 2025 को हमने इसकी COD कर दिया। COD मीन्स के कमर्शियल ऑपरेशन डेट, यानी प्लांट इज़ अवेलेबल है डिस्पैच के लिए। जब भी हम मेरिट ऑर्डर में आते हैं तो हमें इसकी डिस्पैच मिलती है और हम 660 मेगावाट से ग्रिड को एनर्जाइज कब मेरिट ऑर्डर में आ रहे हैं और डिस्पैच मिल जाएगी आपको? कितना टाइम लगेगा अभी? ये ऑलरेडी टेस्टिंग मराइल में है? नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है भाई साहब। और अच्छा। हमने 31 मई को जो है वो इसकी COD अचीव कर ली थी और जुलाई की कोई 30 को हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो गया था। तो हम मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। इस वीक की जो मेरिट लिस्ट है उसमें हम 13th नंबर पे फॉल करते हैं और हमें डिस्पैच उसकी मिली हुई और प्लांट इज़ ऑपरेशनल। आप हमारे साथ रहें जी, एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब्दुल वकील खान से और भी बहुत से क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट जो हमारे कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे रिलेटेड। तो आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में और फोकस कर रहे हैं जो कोयले से बना हुआ वाहिद गवर्नमेंट सेक्टर का पावर प्लांट है, जामशोरो पावर प्लांट। उसको अब्दुल वकील साहब CEO हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। अच्छा वकील साहब, आपने कहा जी कि 660 मेगावाट ये प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि मेरी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी जो कैपेसिटी है वो 1360 मेगावाट है। वो क्या आपके ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर था IPPs का कि वो फिगर क्यों नहीं मेंटेन किया? जब एक पैदा हो सकती है, उसके पास कैपेसिटीज़ है, तमाम मशीनरी आपके बॉयलर्स आपके सारे इम्पोर्टेड सीमेंट्स कंपनी के लगे हुए, तो 1360 मेगावाट हमने क्यों नहीं जनरेट की? वाई 660 मेगावाट? जी अब्बासी साहब, जब ये इनिशियली प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो उस वक्त ये 2 यूनिट से 660 मेगावाट के, यानी 1320 टोटल कैपेसिटी इसकी होनी थी। और जो ये प्लांट डिज़ाइन किया था और जो ये प्लांट लगाया तो वो लगा भी इसी तरह से और डिज़ाइन भी इसी तरह से कि मेन प्लांट और उसके साथ जो कॉमन ऑक्सिलरीज हैं वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब किसी भी स्टेज में हम सिर्फ बॉयलर और टरबाइन यानी मेन मशीनरी और इक्विपमेंट ख़रीद के इस प्लांट को अपग्रेड कर सकते हैं टू 1320 मेगावाट। अभी इस वक्त इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपको मालूम है कि ये ADB लोन के तहत ये प्रोजेक्ट लगा था, ADB ने इसको फंड किया था। तो अब ADB की भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज हो गई और ADB जो है वो कोल प्रोजेक्ट्स को अब फंड नहीं कर रहा। तो जो हमें एक लोन लेना था अराउंड 300 एंड कुछ मिलियन डॉलर्स का, वो लोन अब ज़ाहिर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यस, वी आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ के जहाँ से भी अगर हमें ये लोन अरेंज होते हैं या ये प्लांट हमारा चलता है तो हमारे अपने कुछ सेविंग्स होंगी तो उसको हम यूटिलाइज करके इसको अपग्रेड कर सकें अप टू 1320 मेगावाट। यानी 1320 हो सकता है, इसकी कैपेसिटी है? बिल्कुल यस, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल कैपेसिटी। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं जो प्लांट लगा है इसी के साथ ही जगह है, बिल्कुल इसी के आइडेंटिकल यूनिट्स को लगाने के लिए। तो वो जगह भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो इसको हम अपग्रेड किसी भी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनेंसेस अवेलेबल हो। टोटली ऑन कर रही है गवर्नमेंट, हालांकि इवन के इसकी भी जो ग्रांट ली गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन पर ली गई है, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट मुख्तलिफ टैक्स की मद में या वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक को वो लोन अदा किया जाएगा। उसके बावजूद भी 13 रुपये का यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होकर आप नेशनल ग्रिड स्टेशन को दे दें। आम सारुफ के लिए बताइएगा कि IPPs के थ्रू पर यूनिट की कास्ट क्या बन रही है, जो हमारे मुख्तलिफ डैम के थ्रू जो पैदा हो रहा है, फर्नेस ऑयल के थ्रू पैदा हो रहा है, और सिंध में भी कोल के प्रोजेक्ट हैं उनके थ्रू जो प्रोड्यूस्ड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर यूनिट क्या कास्ट जा रही है नेशनल ग्रिड स्टेशन में, और जब आम सारुफ के पास पहुंचती है वो तो किस किस्म के वो टैक्सेस IPPs के लगते हैं, और जो सरकार के ज़ाहिर है उसमें तो एक लमसम हो रहा होता है। तो आम सारुफ को बेनिफिट क्या है कि 13 रुपये का आप यूनिट बना के नेशनल ग्रिड को देंगे, जब वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसको तो पूरे पेमेंट करनी पड़ती है। जी अबाई साहब, असल में ये कि थोड़ा सा ना एक कॉम्प्लेक्स टाइप की सिचुएशन है। यानी पैसा निकालना है सारिफ से? पैसा निकालना नहीं है सारिफ से, सारिफ को सस्ती बिजली देनी है। अच्छा ठीक है। देखिए इसके लिए ना एफर्ट्स हो रही हैं और हर लेवल पे एफर्ट्स हो रही हैं, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो ये लेकर आ रही हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का एक अलमिया चल रहा है, वो अलमिया ये चल रहा है कि हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 45,000 मेगावाट है।
और जिसमें से इस वक्त पीक पे हम बिजली बनाते हैं तकरीबन 30,000 मेगावाट के करीब बनाते हैं, यानी ये एक डिफरेंशियल हमारे पास 15,000 मेगावाट का ऐसा आइडल है जिसकी कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स तो देते हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। अच्छा, जब आप लो पीरियड में आ जाएं तो उस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल पाकिस्तान का लोड होता है वो 7 से 8,000 मेगावाट हो जाता है। यानी किसी भी अगर आप डेवलप कंट्री में देखें तो ये ऑफ पीक और पीक का इतनी बड़ी वेरिएशन नहीं आती है, क्योंकि जब आप 8,000 मेगावाट पे चल रहे हैं तो 45,000 माइनस 8 आपकी आइडियल कैपेसिटी होती है। तो आप कैपेसिटी में तो पैसे ज़्यादा दे रहे होते हैं लेकिन जो जनरेशन कॉस्ट है आपकी वो कम है, तो जब कैपेसिटी की पेमेंट भी आप उस पर मिलाते हैं तो एक जनरेशन कॉस्ट आपकी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को जो है वो 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये यूनिट पे बिजली खरीदनी पड़ जाती है। अच्छा, IPPs के थ्रू नेशनल ग्रिड स्टेशन को पर यूनिट कितने का जा रहा है, कितनी अमाउंट का? जो इंडिजिनस फ्यूल हमारे हैं, जैसे थर का हमारे पास कोल है, उस पर विंड के ऊपर और सोलर के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, और हाइडल तो हमारा है ही, न्यूक्लियर भी जारी हमारा है। हाइडल के अंदर आपको मालूम है कि ज़ीरो फ्यूल की कॉस्ट होती है, फ्री बिजली बनती है। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, उसमें भी फ्री बिजली बनती है। हाइडल से अभी कितनी जनरेट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी? हाइडल जो है वो टोटल हमारे पास 10,000 के करीब इसकी कैपेसिटी है, 10,600 के करीब की कैपेसिटी है। अब ये बड़ा सीजनल होता है हाइडल, जब आप गर्मियाँ होती हैं तो आपको ये हाइडल अवेलेबल होता है, जब गर्मियाँ नहीं होती हैं तो फिर आपको ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है? जी बिल्कुल, वो तो उसमें तो सिर्फ आपको कैपेसिटी के चार्जेस देने पड़ते हैं ना, फ्यूल की कॉस्ट तो जीरो होती है। 6 होगा, 6 to 5 जी बिल्कुल, इसी तरह से बल्कि और भी कम होगा, कैपेसिटी के चार्जेस तो कम होते हैं। अब जैसे देखें, अब भी आजकल भी अब आप देखें कि जो हाइडल की कैपेसिटी है वो यूटिलाइज ज़ाहिर है, अब जितनी ये सैलाब वगैरह और दूसरी चीज़ें चल रही हैं तो इसमें ज़ाहिर है हाइडल की कैपेसिटी मैक्सिमम उस पर अपनी यूटिलाइज हो रही है। मुतबादल जो ज़राए हैं एनर्जी के वो हैं, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमारे इस वक्त 2 चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, एक एनर्जी का चैलेंज है, दूसरा क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। पूरी दुनिया में जो कोल के थ्रू पावर प्लांट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके मुतबादल ज़राए जो है एनर्जी के वो अडाप्ट हो रहे हैं और हम खुद कफील भी हैं लोकल कोयले में। तो क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसको बैलेंस लाया जाएगा? क्या लोकल कोयले के थ्रू हम इस काबिल हैं कि पूरे यूनिट को चला सकें? फॉर एग्जांपल अगर इसी के भी मिसाल दें, अब 20% आपने इसका कोटा रखा हुआ है, लेकिन आगे चल के अगर पॉलिसी चेंज होती है इम्पोर्टेड कोयले के बजाय लोकल पर ये रन कर सकेगा? और क्लाइमेट चेंज को कैसे आप चैलेंज को फिर एक्सेप्ट करेंगे इसके थ्रू? इसमें देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, जो थर के अलावा बाकी जगहों पे जो माइनिंग हो रही है ना, वो बिल्कुल कन्वेंशनल टाइप की माइनिंग है और वो इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज या मशीनरी से माइनिंग की नहीं जा रही है। सिर्फ थर पे ही जो है वो इसके जो इस्टेब्लिश मेथड्स हैं उससे माइनिंग की जा रही है। अच्छा, थर पे जो पाकिस्तान में कोयला है वो तकरीबन 180 मिलियन टन्स के करीब कोयला यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम इस थर कोल को यूटिलाइज़ करें तो हम सेंचुरीज़ तक हमें किसी और फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी और हम इस थर से ही पाकिस्तान की जो एनर्जी है उसको कर सकेंगे। अब जो थर का कोल है ना, थर का कोल इज़ अ गेम चेंजर इन एनर्जी सेक्टर, और जो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी है, मैं ये समझता हूँ कि थर ही जो है वो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी और हमें सालों साल तक सस्ती बिजली मुहैया कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका था क्या हम इस प्लांट को थर कोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, ये प्लांट अभी जो इस वक्त डिज़ाइन है ये 80-20 पे डिज़ाइन है, यानी 80% हम इंपोर्टेड कोल यूज़ करेंगे और 20% लोकल कोल यूज़ करेंगे, और 20 को हम 30 और 40 तक भी ले जाके ट्राई करेंगे कि उसके क्या इम्पैक्ट हैं। इसके साथ साथ हम एक फिजिबिलिटी स्टडी भी करवा रहे हैं, एक जर्मन की कंपनी है डॉर्नियर के नाम से, जो कि एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है कि अगर इस प्लांट को हम टोटल लोकल थर कोल पे इस्तेमाल करें तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो वो स्टडी देखें जैसी कंप्लीट हो जाती है और उसके अगर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होते हैं तो इंशाल्लाह हम इस प्लांट को भी लोकल थर कोल के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे और इसी मशीनरी के साथ। इसी मशीनरी तो क्लाइमेट चेंज को कैसे आप करेंगे? जैसे कि दुनिया पूरी में तो मुतबादल ज़राए दूसरे विंड पर जा रहे हैं, ठीक है, डैम पर जा रहे हैं, इसके अलावा और जो एनर्जी के आपके सोर्स हैं उस पर, तो कैसे इस चैलेंज को आप करेंगे? देखें जी, बिजली बिल्कुल बनाने के लिए आपको इन्वायरमेंट को तो डिस्टर्ब करना होता है, लेकिन इन्वायरमेंट डिस्टर्ब करने की भी एक लिमिट्स हैं। जी और वो जो वर्ल्ड बैंक है उसने और जितनी भी दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उन लिमिट्स को सेट कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्लांट से भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 3 टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है और ये पाकिस्तान के अंदर
वाहिद फेडरल गवर्नमेंट ओन पावर प्लांट है जिसमें इतनी स्ट्रिंजेंट इसकी कंडीशन मॉनिटरिंग हो रही है, और वी विल मेक श्योर कि कोई इन्वायरमेंट को हम इससे इम्पैक्ट ना करें। बाकी यस ये है कि इस जो हमारा चेंज एक आया है और ये जो चेंज आएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त उगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, ग्रीनरीज करनी चाहिए हमें, ताकि ये जो इमिशंस हैं, जो ओजोन लेयर हमारी ख़राब हो रही है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, आपने दरख्तों की बात की तो दूर तक मुझे ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही। आप शजरकारी कब स्टार्ट करेंगे? माशाल्लाह इतना हज़ारों एकड़ का रकबा आपके प्लाट के बाद, और दरख्त हमें दूर तक जाम शोरों में नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। अभी भाई साहब ये हमारा कंस्ट्रक्शन अभी अभी इसकी कंप्लीट हुई है, तो हमने प्लांटेशन स्टार्ट कर दी हुई है, और जो इन्वायरमेंटल छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह ग्रो अप करेंगे, और यहाँ पर आपको अब जब आप नेक्स्ट विजिट में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ दरख्त भी नज़र आएंगे, बड़े तनावर दरख्त जो कि ये ग्रो हो जाएंगे। अच्छा, क्या मजबूरियाँ हैं जी? ये भी तो प्रोजेक्ट चल रहा है ना गवर्नमेंट के अंदर, जिसको ऑन गवर्नमेंट कर रही है फंडेड, तो वाई नॉट इस किस्म के और भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाए, जिससे ना सिर्फ आपकी कास्ट कम हो, बल्कि IPPs और जो दूसरे आपके इन्वेस्टर्स हैं या पब्लिक पार्टनरशिप में जो आए हुए हैं, जिनके थ्रू हमारी हुकूमतें ब्लैकमेल होती हैं, उसे जान छुड़वाया जाए, और एनर्जी में हमको खुद कफील हों। एनर्जी में तो देखें हम खुद कफील हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तकरीबन 45,000 मेगावाट के करीब है, और जो पीक लोड हमारा है वो तकरीबन 30,000 मेगावाट के करीब जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो हम बिल्कुल खुद कफील हैं, और ये जो आपको लोड शेडिंग और दूसरी चीज़ें नज़र आती हैं वो सिर्फ उन इलाकों में की जाती है जहाँ से कलेक्शन जो है वो लाइन लॉस होते हैं और बिल की पेमेंट तो वो एक दूसरे इश्यूज़ हैं, लाइन लॉसेज हैं और दूसरी चीज़ें। अब उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है और बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, उसमें भी ADB की फंडिंग अवेलेबल है और उस पर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आइंदा चंद सालों के अंदर ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। जाम शोरो, लास्ट में बताइएगा, जो ये कोल फायर्ड पावर प्लांट है, क्या ये वाकई ही गेम चेंजर होगा, या गवर्नमेंट इसको भी निजकारी की सूरत में किसी और के हवाले कर देगी IPPs की शक्ल में? देखिए ये तो ऑलरेडी गेम चेंजर है, ज़ाहिर है 660 मेगावाट की एक ये इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ से 660 मेगावाट एनर्जी जो है वो नेशनल ग्रिड को एनर्जाइज कर रही है, और सस्ती बिजली है। मेरिट ऑर्डर में ज़ाहिर है हाईएस्ट अमंग्स 10 ये पावर प्लांट रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट नियर फ्यूचर में इसको अपग्रेड भी करेगी और इस 660 को 1320 में कन्वर्ट करेगी। जी थैंक यू वेरी मच। ये जी बकौल CEO साहब के कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एनर्जी सेक्टर में ये गेम चेंजर साबित होगा, और बहुत जल्द इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा तकरीबन 1360 मेगावाट पर भी। और ख़ास करके जैसे कि इन्होंने कहा है जी कि गेम चेंजर भी साबित होगा, और यहाँ की जो प्रोडक्शन अभी जो जा रही है ग्रिड स्टेशन को वो 660 मेगावाट की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हैं, ये वो यहाँ पर आएंगे और बाकायदा तौर पर इस प्लांट का इफ्तिताह भी किया जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे सारफ को कब रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो टैक्सों के और कैपेसिटी जो चार्जेस हैं उसी के थ्रू जेबों में से पैसे निकाले जाते हैं। नसीर अब्बासी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कवर एक्सक्लूसिव में किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।